नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वामी, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू ले रहे हैं जो विकट और बड़ी विषम आर्थिक परिस्थितियों से निकलते हुए और फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन वीक होने के बावजूद भी आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ज्योग्राफी से 90 रैंक से चयन हुआ है। और योगेश जी रावल, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमारे इंटरव्यू थैंक में यू सर, आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस काबिल समझा। सर का इंटरव्यू इसलिए लिया क्योंकि जब इनके बारे में मुझे पता चला कि बार बार असफलताओं के बावजूद ये डटे रहे और व्याख्याता भर्ती के लिए इन्होंने लगातार तैयारी की। और आर्थिक स्थिति भी ऐसी थी कि सर को फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी, मार्बल की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी खराब कि जॉब करते हुए इन्होंने तैयारी शुरू की। और जो मेरे दोस्त देखते हैं कि एक दो बार जो सफलता नहीं मिलती है, सिलेक्शन नहीं होता, 2 3 4 बार, सर ने लगातार 15 वर्ष, सर बिल्कुल सही है। 15 वर्ष लगातार इस कंपटीशन की तैयारी में रहे और उसके बावजूद बाद इनका सिलेक्शन हुआ, व्याख्याता में एक राजपत्रित अधिकारी बने हैं सर। तो सर इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए मैं क्या बताऊं कि आपने इतना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, इकोनॉमिक और फैमिली बैकग्राउंड भी आपने बताया कि सर के जो पिताजी पियोन रहे हैं। तो सर से थोड़ा इनसे ही पूछते हैं सर। योगेश जी रावल, व्याख्याता भूगोल और रैंक 90 आरपीएससी में। तो थोड़ा बैकग्राउंड आप बताइए कि आप क्या। बिल्कुल, मैंने क्या है कि 12वीं तक सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की। सरकारी स्कूल से? बिल्कुल। और वहाँ तक मैं औसत से भी लो बिलोंग करता था, छात्र बिल्कुल लो था, क्योंकि 10वीं में मेरे परसेंटेज भी 47 थे केवल। 47 10th में वो सर? भी, हाँ, वो भी इंग्लिश में बाय ग्रेस, डायरेक्ट पास भी नहीं हुए थे। मतलब जो देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड, जो एकेडमिक बैकग्राउंड से इसका कोई मतलब नहीं है कि बिल्कुल नहीं। आप हाँ, आपने आज कि एक 10वीं में राजपत्रित, कितने परसेंट प्राप्त किए या इसका कोई 12th में लेना कितने देना किए ये ये नहीं। कोई नहीं है। इसके बाद अगर आप उस समय आप जब जाग गए तभी सवेरा, यूँ कहा जाता है। तो वो सही है कि जब भी आपने सोच लिया या ठान लिया कि अब मुझे कुछ करना है, तो आराम से आप। फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिक? बिल्कुल, पिताजी मेरे पियोन थे और वास्तव में पैसे घर में इतने नहीं थे कि घर चलाना भी मुश्किल था, क्योंकि जो पापा ने जो कुछ लोन भी ले रखे थे लोगों से, तो जो इकोनॉमिक स्थिति वो बहुत खराब ही थी। फिर सर आप, जैसे आपने मुझे पहले ही बताया कि एक जॉब भी आपने फैक्ट्री मार्बल। बिल्कुल, मार्बल फैक्ट्री में जॉब की थी। इसके बारे में बता दूं कि कहा जाता है कि अपनी लाइनें व्यक्ति खुद कर्म से बनाता है, भाग्य की रेखा खुद बनाता है। ये वास्तव में सही है, क्योंकि मैं भी एक ज्योतिष के पास गया था। हाँ। तो उनको मैंने हाथ बताया, तो वास्तव में मेरे हाथ में ऐसी कोई रेखा ही नहीं थी कि वो कहे कि आपकी नौकरी लग सके। उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी के कोई चांस नहीं बन रहे हैं। तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब की और उसके बाद मतलब मैंने उन्होंने वापस। कहा कि आप नहीं लगोगे तो आपने सोचा कि चलो हाँ, अब तो जॉब प्राइवेट। जो प्राइवेट जॉब ही है, पर तैयारी नहीं छोड़ी। तो भी तैयारी तो सुबह क्या शाम जॉब थी आपकी? दो चार क्या जॉब है? हैं। क्या जॉब थी? मेरी देखो, पहले तो मैंने मार्बल फैक्ट्री में भी जॉब की थी, और इसके अलावा कुछ समय मैंने स्कूल में जॉब की थी। फिर स्कूल में मैंने छोड़ दी जब उन्होंने कहा कि आपके सरकारी नौकरी में कोई चांस है ही नहीं। फिर स्कूल में क्या टाइम मिलता था, प्राइवेट स्कूल से टाइम मिल जाता था तैयारी के लिए। लेकिन वो टाइम फिर मैंने कहा फैक्ट्री में ही जॉब करते हैं, अपने को प्राइवेट ही करनी है। लेकिन तैयारी नहीं छोड़ी उसके बाद भी, सुबह शाम, सर मतलब की कि इच्छा बात, थी कि पढ़ना है तो पढ़ना है ही है, 2 घंटा 3 घंटे ही पढ़ना ही है। तो सर की बात सुन के मुझे वो भगवान श्री कृष्ण का गीता में उपदेश दिया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल। ज्योतिष ने बताया कि आपकी जॉब नहीं है, लेकिन फिर सर ने कर्म किया। तो कर फिर दिया। आपको कैसे लगा कि मुझे और तैयारी करनी देखो, चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, ये तो उसके बाद कि भाई अब मैंने जैसे ही बीएड की, और बीएड करने के बाद सभी यही सोचते हैं कि थर्ड ग्रेड में या किसी में हो जाए तो अच्छा है। तो उसके लिए मैंने पूरे मन से, लगन से, दिल से तैयारी की थी। और उसमें मैंने यही सोचा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा। अब उसमें सिलेक्शन हो या नहीं हो वो अलग बात रही, क्योंकि सर, दबाव नहीं डालूंगा मैं अपने आप पर, दबाव नहीं लूंगा। मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो नहीं रखना है। सर से आगे हम चर्चा करेंगे और थोड़ी बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे तैयारी करी, बुक्स, और सेकंड पेपर ज्योग्राफी, भूगोल, जो जिन्होंने भूगोल व्याख्याता है सर,
तो उनके लिए सेकंड पेपर के लिए उन्होंने कौन कौन सी बुक्स ज्योग्राफी के लिए पढ़ी, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और लास्ट में उनसे कुछ प्रेरणा के कुछ बातें करेंगे जो जो मेरे मित्र देख रहे हैं अपने, वो सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि स्ट्रगल करना है। सर ने लगातार, सर ने कहा कितने साल तक तैयारी की सर? यस, 15 साल जैसे कि शुरू से तैयारी की, उसके बाद 15 साल में मेरे सारे सिलेक्शन हुए। 15 साल। तो आप पहले सर ग्रेड थर्ड हाँ, टीचर थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो, सर का सिलेक्शन ग्रेड थर्ड थर्ड टीचर में भी हुआ, फर्स्ट ग्रेड फिर में भी 2 बार हुआ, व्याख्याता में 2 बार एक बार selection। आरएस प्री भी किया। तो सर आपने जैसे बताया कि बीए के जस्ट बाद से आपने स्टार्ट किया, पहले कुछ पहले पता पहले कुछ पता नहीं था कोई तैयारी करनी भी है या नहीं करनी, बस मस्त रहते थे अपने हाल में, मस्त थे उस समय तक। मतलब कोई कंपटीशन? हाँ, कोई कंपटीशन ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, कोई कंपटीशन देना है, बीएड भी होती है, देना है क्या नहीं देना है, कुछ नहीं। अच्छा सर, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि और थोड़ी एकेडमिक आप योग्यता आपने क्या क्या? मैंने बीए किया, बीए में मेरे सब्जेक्ट थे जैसे सोशियोलॉजी थे, ज्योग्राफी थी, और संस्कृत थी, संस्कृत साहित्य। उसके बाद एमए ज्योग्राफी से किया, एमएलएसी से, और उसके बाद मैंने नेट भी किया। जब फर्स्ट ग्रेड में हो गया उसके बाद नेट भी पास की मैंने। सर का व्याख्याता भर्ती में 90 रैंक, हाँ, 90 90 आरपीएससी 90 रैंक से इनका चयन हुआ। सबसे मेन चीज ये सर, आपने लगातार, कई सफलताएं मिली लेकिन आप लगातार लगे रहे। तो जो मेरे मित्र देखते हैं कि हमें 2 4 5 बार सफलता भी मिलती है ग्रेड थर्ड या फिर व्याख्याता भर्ती में भी, तो आप इसके लिए ये नहीं कि आपने हार मान ली और छोड़ दिया। सर हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने लगातार 15 साल तक तैयारी की और उसके बाद में इनका चयन हुआ है। इसमें मैं एक बात और बताऊं, मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन हुआ तब तक कहीं कोचिंग का, मतलब अंदर कोचिंग कैसी होती है ये भी नहीं पता था, किसी कोचिंग रूम में भी नहीं गया, कहीं बाहर से भी नहीं देखा कि यहाँ तो कोचिंग इस चयन में आपने कोचिंग नहीं कहीं पर भी कोचिंग नहीं की। ये देखो, और भी ज्यादा सर के प्रति मेरा और भी ज्यादा इनके लिए एक भाव पैदा होता है कि सर ने कोचिंग, बिना क्योंकि कोचिंग पैसे थे ही नहीं, किताब खरीदने के तो पैसे ही नहीं थे, तो कोचिंग कहाँ से करेंगे। ये बात बहुत ही अच्छी बात सर कि जो मेरे दर्शक देख रहे हैं आपसे काफी कुछ सीखेंगे। तो हम सर इसमें आपने बैकग्राउंड बताया कि आप हमें ज्योग्राफी और नेट भी है सर, और आपने फैमिली बैकग्राउंड कुछ आपने बताया कि काफी स्ट्रगल किया आपने, जॉब की और जॉब से पैसे मिलते थे उनसे फिर आपने पढ़ाई बुक्स की वगैरह तैयारी की। अब हम आगे बात करते हैं सर आपसे कि जो दोस्त देख रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो एस्पिरेंट है, वो फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें मेन टॉपिक आता है सर फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री फर्स्ट पेपर के लिए जीके में। उसके लिए आपने क्या पढ़ा सर? उसके लिए सीबीएसई और आरबीएसई की जो बुक्स 9, 10, 11, 12 में चलती है, एनसीईआरटी और हाँ, आरबीएसई की पहले चलती थी, उसमें राजस्थान का भी होता था, और अभी वर्तमान में जैसे कि एनसीईआरटी की चल रही है, और आरबीएससी की भी 9th 10th में चलती बुक चलती है। हाँ, वो राजस्थान का इतिहास और संस्कृत भी, बिल्कुल और फिर 10th में भी एक बुक है। हाँ, वो आप अच्छे से तैयारी कर लेवे तो मतलब फर्स्ट पेपर के लिए जो हाँ, एनसीईआरटी हिस्ट्री 9th 10th 11th 12th में जो एनसीईआरटी की जो बुक चलती है, हाँ, वो, और कुछ राजस्थान का पोर्शन उसमें नहीं है। गाइड से मैंने कोई गाइड से तैयारी नहीं की थी। हाँ, थर्ड ग्रेड के लिए भले मैंने लक्ष्य लाया था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई गाइड में नहीं खरीदी। फर्स्ट ग्रेड आपने हिस्ट्री का जो पोर्शन क्लियर किया वो एनसीईआरटी की बुक्स से, और जो चलती है वो आरबीएससी की वो चलती है। अच्छा सर, फिर इसमें एक टॉपिक आता है अपने मैथ और रीजनिंग का। काफी मेरे आर्ट्स के जो ज्योग्राफी के जो कैंडिडेट है, काफी जैसे आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं मैथ और रीजनिंग से घबराते हैं सर, तो आप क्या कहेंगे? मैथ्स और ये बिल्कुल आपको इसको घबराना नहीं है। आपको केवल 9वीं और 10वीं 2 क्लासें आप व्यवस्थित देख लेते हैं, और कुछ पोर्शन अगर 8वीं में भी है तो उसको आप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 9th 10th के बच्चे अगर उसको हम 100% सीख सकते हैं, तो हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो कोई कठिन नहीं होगा। जब अपन ये भी 9th और 10th की बिल्कुल 9th और 10th से बाहर 90% तो उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग भी आपने इसमें इसी से तैयारी इसी से की है। फिर सर जैसे जो दोस्त है माइनस सब्जेक्ट आते हैं इसमें, जैसे साइंस की बात करें, हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, देखो साइंस, हाँ, साइंस के लिए आप जैसे बात कर रहे हो तो वो भी 9वीं और 10वीं साइंस वाला जो क्वेश्चन है 9th और 10th में जो चलता है, उससे वो इसके लिए काफ़ी है फर्स्ट ग्रेड के लिए। और आगे आप कह रहे हो हिंदी के लिए,
तो हिंदी के लिए एक बुक चलती है यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के लिए, एक जो प्रैक्टिकल सॉरी इसके लिए हिंदी की व्याकरण के संबंधी एक बुक चलती है 9वीं से 12वीं तक के लिए। वो आप पढ़ लो और उसमें जो जो भी अपने चैप्टर आ रहे हैं वो पढ़ लो, वो वैसे काफ़ी है। उसके अलावा जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस और ज्योग्राफी आपने बता ही दिया, इनको एनसीईआरटी और बिल्कुल आरबीएससी बिल्कुल, जो पुरानी बुक्स है क्योंकि इनसे, हाँ या फिर हाँ एनसीईआरटी की वर्तमान बुक्स हाँ, इनसे तैयारी इन करो। दोनों से तो इसके थे। लिए गाइड आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं? नहीं तो दोस्तों क्योंकि जो इसके लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, और पिताजी स्कूल में थे तो वहाँ से मैं किताबें मांग के लिया था और वापस जमा करा देता, तो वो मेरे थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा था। और ये आपने यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट पेपर के लिए बात बताई। फिर हम बात करते हैं आगे ज्योग्राफी सेकंड पेपर की। ज्योग्राफी सेकंड पेपर है, तो उसके लिए सर आपने क्या देखो, पढ़ा? तो उसके उसमें लिए books- तो वैसे सभी गाइड भी तैयारी करते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने कोई गाइड नहीं खरीदी थी, तो ज्योग्राफी के लिए भी मैंने कोई गाइड नहीं खरीदी थी। उसके लिए भी मैं सीबीएसई और आरबीएससी की जो बुक्स चलती थी वो बुक्स तो है ही है साथ में। उसके अलावा जो अपने बीए और एमए में जो यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो ऑथेंटिक ऑथर है, ऑथेंटिक ऑथर है, जैसे कि भौतिक भूगोल के लिए सभी जानते ही हैं, जो ज्योग्राफी जिनके है वो सविंदर सिंह जी की जो बेस्ट बुक्स है वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि भारत का भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए माजिद हुसैन की जो भारत का भूगोल बहुत अच्छी किताब माजिद आती है, हुसैन, माजिद हुसैन भारत का भूगोल। चतुर्भुज मौर्य की भी आती है जो भारत का बृहद भूगोल और भारत का भूगोल, क्योंकि अपन ये कॉलेज में अपन इनको पढ़ते ही हैं तो अपने टच में भी रहती है ये बुक्स। और अपने पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन आपस में शेयर करके भी, क्योंकि सारी बुक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और अपने आगे काम आए नहीं आए तो अपन इधर उधर शेयर करके भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए भी आप गाइड नहीं करें, अलग अलग जो टॉपिक है अलग 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 बुक्स से पढ़े। अलग अलग बुक से ज्योग्राफी की जितने भी तैयारी की आपने अलग अलग हाँ, बुक्स अलग के। बुक्स है। जैसे कि राजस्थान का भूगोल था तो उसमें लाजपत राय बल्ला की बुक्स है, राजस्थान का फिर भूगोल। आपने मुझे बताया कि इसमें कोई ओल्ड पेपर्स और जो इसमें हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप की बिल्कुल बुक्स। बिल्कुल, ये है। इसके लिए मैं सबको सजेस्ट करना ही चाहता हूँ कि ओल्ड पेपर जितने भी हैं वो आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ओल्ड पेपर आप एक बार पढ़ लेते हैं, ओल्ड पेपर्स तो आरपीएससी की साइट पे लगभग हाँ, विषय के लगभग लगभग होते हैं, और इसकी अपलोड अलग हुए। से कोई बुक्स भी आजकल आते हैं, अवेलेबल होती है कि भाई जहाँ जहाँ भी उस संबंध में जो क्वेश्चन आए हाँ हैं हाँ हाँ। उस संबंध में आप लाओ और वो पढ़ो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा एक है कि जितने भी कंपटीशन निकल रहे, चाहे आपसे लेवल आपके लेवल के हों या नहीं हो या आपके है, वो आप देते रहो। आपको उसमें जाना नहीं जाना वो अलग बात है, क्योंकि उससे एक फ़ायदा ये होता है कि अपन को कई सारे क्वेश्चन सामने मिलते हैं, बहुत सारे, उससे अपने को फायदा रहता है। आपको आपने पहले ग्रेड थर्ड की भी तैयारी की और फिर आप व्याख्याता बने हैं, तो ग्रेड थर्ड में आपने ये एनसीईआरटी आरबीएससी बुक उसके लिए कुछ गाइड लिखे हैं? हाँ, उसके लिए तो मैंने जैसे कि बल्ला की लाजपत राय बल्ला की और लक्ष्य की किताब आती थी, लक्ष्य वो की बुक। हाँ लक्ष्य, वो पढ़ी थी थर्ड ग्रेड के लिए, ठीक है, सभी शेयर वो करें। ठीक है। अच्छा सर। और एक बात और, एक जो किताब आप चॉइस कर लेते हो, आपको जो अच्छी लगती है आपके लैंग्वेज के अनुसार, उसको आप बार बार पढ़ें। क्यों नहीं? क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे तो उसमें केवल 20% आपको समझ में आएगा, ये याद होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो। क्योंकि हर बार आप जैसे जैसा पढ़ोगे तो उसमें नई नई चीजें आपको क्या, ये इसमें लिखा था लेकिन आपका ध्यान नहीं गया उसमें। ये लिखा तो था हाँ, लेकिन ध्यान नहीं गया। तो बार जितनी बार बार हम पढ़ेंगे पढ़ोगे तो तो उसको धीरे धीरे सारी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और कहीं ऐसी होती है कि भाई कई बार एक ही किताब में ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है, तो अपन उसको दूसरे से अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम एक समरी या सार जिसको बोलते हैं वो हम बोल रहे हैं कि आप मुख्य रूप से जो बुक्स बता रहे हो वो केवल और केवल एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है वो ज़्यादा पढ़ने के वो लिए ज्यादा recommend पढ़नी, करेंगे। वो ज्यादा अच्छी है। और सेकंड पेपर ज्योग्राफी के लिए यूनिवर्सिटी के जितने भी हाँ, आपने जो पेपर है, सुरेंद्र हाँ, सिंह वगैरह बताए हैं। जो भी जैसे कि जो भी सिलेबस जहाँ जहाँ से अपने को टच हो रहा है, तो वो सारी बुक्स यूनिवर्सिटी में चलती है। तो हमें वो पूरी बुक्स लेनी नहीं है। जैसे कि नगरीय भूगोल है तो नगरीय भूगोल में कुछ चैप्टर होते हैं या कुछ पॉइंट होते हैं, आप भले यूनिवर्सिटी में जाओ उसकी फोटोकॉपी करवा लो। आजकल तो क्या फोटो से अपन पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। आपने और कुछ ऑथेंटिक बुक्स खरीदी होगी फिर ये हाँ हाँ, कुछ सुरेंद्र खरीदी है, सिंह बाकी ये। हर बुक्स खरीदना तो मुश्किल है, क्योंकि आपने बीए से लेके एमए तक बहुत सारी बुक्स चलती है, और हर बुक्स पूरी की पूरी तो उसमें आती नहीं है, उसमें कुछ कुछ भाग ही आते हैं।
और उससे क्या है कि अपने वर्णनात्मक प्रश्न भी कारण कथन वाले और ऐसे प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी 11-12 और सविंदर सिंह हाँ, और आरबीएससी की जो पहले चलती थी वो बुक और यूनिवर्सिटी के और कोई लेखक है, क्या नाम था? जैसे कि राजस्थान के भूगोल के लिए मैंने शर्मा लाजपत राय पल्ला की है। इनके लिए आर्थिक भूगोल एचडी कौशिक की भी आती है। अभी मैंने वो भारत का भूगोल माजिद हुसैन चतुर्भुज मौर्य की बुक्स भी बताई थी। अच्छा, जो भी आपने पहले पढ़ी और आपको जो अच्छी लगे कॉलेज में, वो वैसे आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अधिकांश चीजें बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जो आपने पढ़ी है उसी को बार बार पढ़ो, न कि आप नई नई बुक्स लाते रहो। और ओल्ड पेपर सॉल्व करते रहो। ओल्ड पेपर हमेशा सोल्व करो। सर का मुख्य उद्देश्य जो अपना ये जो बुक्स है उनका ये है कि ऑथेंटिक जो बुक है, ऑथर है जो अपने यूनिवर्सिटी में और एनसीईआरटी आरबीएससी की जो पुरानी ओल्ड बुक है, ओल्ड पेपर है आरबीएससी के, वो पढ़ना है और अपने इनको बुक्स को पढ़ना है। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने विकट इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक जो आप रिमोट एरिया गांव के आते हैं, तो कोचिंग नहीं ली आपने, कोचिंग नहीं ली, तो बार बार आप लगातार इस प्रयास में कंपटीशन में तैयारी करें। तो कुछ दो शब्द मेरे जो देखने वाले दोस्त, देखो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप एक लक्ष्य बना के अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करें, और तैयारी इस तरह से करें कि आप यूं नहीं सोचे कि मैंने तैयारी की इसका मतलब मुझे 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप कर्म फुल करें, पूरी कोशिश करें और अपना 100% दें। जब आप दिमाग में ये नहीं रखोगे कि मेरे को सिलेक्शन करना ही है, केवल आप उसमें तैयारी करोगे तो आपका 100% दोगे तो आपके सफलता निश्चित है। जब अपन एग्जाम रूम में बैठते हैं, अगर एक दो असफलता से घबराएंगे आपकी तो तरह की भी, हाँ कि भाई एक असफलता मिल गई और आगे अपन तैयारी करना ही बंद कर दें, तो हमारे लिए फिर क्या है कि वो आगे के जो रास्ते थे वो वैसे ही अपने आप बंद हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विकट में ऐसे लगातार संघर्ष करके सफलता पाई है। इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद, और जो भी आपके जो ऑडियंस है जो सुन रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी लगातार तैयारी करें। अगर आपने लक्ष्य बना रखा है तो तैयारी करते रहें, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी का भी आगे से आगे सिलेक्शन हो और वो और भी आगे ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। थैंक यू सर।